सेकंड ईयर के सेकंड लेक्चर के साथ आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हम कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ गाजेस लॉ। फर्स्ट एप्लीकेशन हमने देखी थी गाजेस लॉ की, आज बात करेंगे सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गाजेस लॉ। सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गाजेस लॉ में हम सॉल्व करेंगे जी, ये हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज। एक इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसी एक पॉइंट पे, उसको हम फाइंड करेंगे। हम बात कर चुके हैं गाजेस लॉ क्या किसके लिए यूज होता है, ये हमें कन्वेंशनल मेथड देता है जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज। ये हमारे पास एक शीट है जिसके ऊपर इंफिनिटी नंबर ऑफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, जिसके ऊपर जो चार्ज है वो इनफिनाइट पॉजिटिव चार्ज है। तो इसकी वजह से हमने किसी एक पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए गाजेस लॉ के वही 3 स्टेप्स अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना था, इस पॉइंट P के अराउंड इस शीट की हमें दोनों साइडों पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लानी है, फाइंड करनी है। तो उसके अराउंड मुझे एक गाउसियन सरफेस फाइंड करनी है। हमने पहले जैसे बात की थी कि जो गाउसियन सरफेस होगी वो अकॉर्डिंग टू सिमेट्री हम ड्रॉ करेंगे। तो इस सिमेट्री के लिए मुझे एक ऐसा गाउसियन सरफेस चाहिए था जो इस शीट से पास आउट होता हुआ, इस शीट से गुजरता हुआ उस पॉइंट तक पहुंचे। तो उसके लिए मैंने जो चूज किया वो मैंने ये सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस लिया। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हमें क्या करना है, सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस ऑफ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया A परपेंडिकुलर शीट ऑफ चार्ज। इस शीट ऑफ चार्ज के परपेंडिकुलरली आपको एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस लेना है। परपेंडिकुलरली क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास अगर देखें शीट को तो ये पॉजिटिव चार्जेस की शीट है, या आपके पास नेगेटिव चार्जेस भी हो या पॉजिटिव चार्जेस भी हो, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होंगी, वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। ऐसे ही होंगी ना इसकी फील्ड लाइंस। तो इसलिए हमने ये सिलेंडर जो है वो परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक शीट रखा, इनफिनाइट शीट ऑफ चार्जेस रखा। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ जाता है जी, जिसमें हम क्या करते हैं, गाउसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। इस केस में हमने एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस ड्रॉ किया जो इस शीट से होता हुआ उस पॉइंट P तक है। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास था जी, हम क्या फाइंड करते थे, हम फाइंड करते थे चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट गाउसियन सरफेस। उस गाउसियन सरफेस में कितना चार्ज इनक्लोज है। अब ये गाउसियन सरफेस में से कितना चार्ज इनक्लोज है जी, उसको चेक करेंगे। हमने क्या बात की, इट्स अ इनफिनाइट शीट ऑफ चार्जेस, मींस नंबर ऑफ चार्जेस काउंट नहीं कर सकते, नंबर ऑफ चार्जेस को आप गिन नहीं सकते स्टूडेंट्स। तो जब आपके पास कोई एक ऐसी चीज आती है जिसको काउंट करना पॉसिबल नहीं होता, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं जी नंबर ऑफ सैंड पार्टिकल्स इन वाटर, एक आपने पानी का गिलास लिया, उस गिलास के अंदर आपने कुछ सैंड ऐड कर दी, रेत ऐड कर दी। अब उसके आपको वो कहते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताएं, तो इट्स इम्पॉसिबल, वहां पे इनफिनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो हम वहां पे इन टर्म ऑफ डेंसिटी डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं कि वाटर के अंदर सैंड की इतनी डेंसिटी है। तो जब भी आपके पास इस तरह के फिनोमेना आते हैं, यहाँ पे इनफिनाइट चीज होती है, उसको जब आप काउंट करते हैं तो उसको हमेशा हम काउंट करते हैं इन टर्म ऑफ डेंसिटी। तो यहाँ पे हमारे पास इनफिनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो हम बात करेंगे चार्ज डेंसिटी की। तो चार्ज डेंसिटी क्या होगा, जो टोटल चार्ज इनक्लोज अब आपने निकालना है, वो एग्जांपल सैंड और वाटर वाली के वहां पे आपने डेंसिटी ऑफ सैंड इनसाइड वाटर बता सकते हैं, एग्जैक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं बता सकते। तो सिमिलरली जब इनफिनाइट शीट ऑफ चार्जेस है तो आप एग्जैक्ट नंबर ऑफ चार्ज नहीं बता सकते कि जी इस सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर कितने नंबर ऑफ चार्जेस आपके क्लोज है। तो आप यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे इन टर्म ऑफ चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो चार्ज डेंसिटी का जो सिंबल होता है जी, दिस इज सिग्मा, इसको हम सिग्मा बोलेंगे जी। ये हमारे पास सिंबल होता है सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय A, चार्ज इनक्लोज्ड इज इक्वल टू सिग्मा A। मतलब जो टोटल चार्ज इनक्लोज होगा वो क्या होगा, चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। तो हमने यहाँ पे स्टेप 2 में टोटल चार्ज इनक्लोज फाइंड कर लिया। इसी में हम क्या करते थे, गाउसियन लॉ अप्लाई करते थे, दैट इज इक्वल टू फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज हमने इनक्लोज निकाल दिया तो गाउसियन लॉ क्या हो जाएगा,
फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई फाइंड करना है। उसके लिए हम आएंगे स्टेप 3 के ऊपर। स्टेप 3 हमारे पास क्या था जी? टोटल फ्लक्स थ्रू सरफेस। उस सरफेस से टोटल फ्लक्स हमें निकालना था, जो कि हम विद द हेल्प ऑफ फार्मूला फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट ए निकालते हैं। अब ये जो आपकी सरफेस है, गालियन सरफेस, सिलेंड्रिकल सरफेस, इसमें से टोटल फ्लक्स फाइंड करूंगा। अब इस जो गालियन सरफेस है, अब यहां पे क्या हो रहा है? इस गालियन सरफेस का कोई एक फेस नहीं है, ये डिफरेंट फेसेस हैं इसके। तो एक फेस इसका ये है जी फेस 1, एक फेस ये है जी फेस 2, एक फेस ये है जी फेस 3 और एक फेस ये है जी फेस 4। तो जो टोटल फ्लक्स होगा इस सरफेस का वो होगा फ्लक्स ऑफ फेस 1, फ्लक्स ऑफ फेस 2, फ्लक्स ऑफ फेस 3 एंड फ्लक्स ऑफ फेस 4। जो इन तमाम फेसेस का फ्लक्स ऐड करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस कंप्लीट सिलेंड्रिकल सरफेस आ जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं कि हमें फ्लक्स निकालना है बिकॉज ऑफ द फेस 1। इस फेस 1 के अंदर जो फ्लक्स है उसको फाइंड करना है। फ्लक्स का क्या फार्मूला था जी? E डॉट A, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया। तो इसको जब हम डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है जी? cos थीटा। तो यहां पे क्या होगा? EA cos ऑफ थीटा 1। थीटा यहां पे क्या था? थीटा एक्चुअली हमारे पास एंगल होगा बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E। इलेक्ट्रिक फील्ड E और एरिया वेक्टर के, एरिया वेक्टर हम फर्स्ट ईयर में देख चुके हैं, मैं एक बार रिवाइज कर सकूं कराता चलो। एरिया वेक्टर एक्चुअली किसी भी आपका जो फेस या कोई भी सरफेस होता है उसके फेस की डायरेक्शन बताने के लिए यूज होता है एरिया वेक्टर। लाइक ये मैं कहता हूं ये एक सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर, मैंने पहले क्या कहा जी? एरिया वेक्टर इस सरफेस की डायरेक्शन बताएगा। तो इसकी डायरेक्शन कहां पे है? इसकी डायरेक्शन स्टूडेंट्स आपकी तरफ है, तो इसका एरिया वेक्टर भी आपकी तरफ होना चाहिए। इसका मतलब है कि एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो आपके पास अगर मैं ये पहला वाला फेस लूं, फेस ए, तो इसका एरिया वेक्टर ये आ गया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है पूरी शीट की ये। तो आपके पास एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। जब पैरेलल लाइंस होती है तो पैरेलल लाइंस के दरमियान में एंगल क्या बनता है जी? पैरेलल लाइंस के दरमियान में एंगल होता है 0। सो फ्लक्स 1 इज इक्वल टू EA cos ऑफ 0, फ्लक्स 1 इज इक्वल टू EA बिकॉज़ cos 0 क्या होता है? cos 0 इक्वल टू 1। इसी तरह हमने फ्लक्स थ्रू द फेस 1 देख लिया, दैट इज इक्वल टू EA। अब हम बात करेंगे फ्लक्स थ्रू फेस 2, दैट इज इक्वल टू EA cos ऑफ थीटा 2। आपको अब फाइंड करना है थीटा 2। तो थीटा 2 फाइंड करने के लिए हमें क्या पता है जी? फेस 2 हमारा ये वाला, ये जो टॉप फेस है, टॉप सरफेस है उस सिलेंडर की। तो ये अगर टॉप सरफेस है तो उसका एरिया वेक्टर किधर होगा स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, क्योंकि एरिया वेक्टर क्या बताता है? उस जो भी सरफेस है उसकी डायरेक्शन बताता है। तो सरफेस की डायरेक्शन किधर है? अपवर्ड है मेरी तरफ, तो उसका एरिया वेक्टर यहां पे होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो तो आपकी ये है। तो अब ये दोनों आपस में क्या आ रही है? ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर आ रही है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं यूं करके तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, फ्लक्स 2 इज इक्वल टू EA cos ऑफ 90, फ्लक्स 2 इज इक्वल टू EA 0, क्योंकि cos 90 क्या होता है जी? cos 90 हमारे पास 0 होता है, तो फ्लक्स 2 क्या हो जाएगा जी? 0। Now find the flux through phase 3. Phase 3 का फ्लक्स फाइंड करेंगे जी। फेज 3 का फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं जी? अगेन फ्लक्स थ्रू फेज 3 इज इक्वल टू EA cos ऑफ थीटा 3। फेज 3 हमारा ये वाला था, इसका एरिया वेक्टर ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी यहां पे शीट की दोनों साइड्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब दोनों ये लाइंस आपस में क्या आ गई जी? आपका
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दोनों आपस में पैरेलल है। पैरेलल लाइंस के दरमियान में एंगल क्या होता है बच्चों? पैरेलल लाइंस के दरमियान में एंगल होता है स्टूडेंट्स 0। तो फ्लक्स 3 आपके पास आ जाएगा EA cos of 0 that is equal to EA because cos 0 क्या होता है जी 1। Similarly flux 4 EA cos of theta 4। फ्लक्स 4 ये बॉटम वाला सरफेस है, ये फेस, ये वाला जो पूरा फेस है, इसका एरिया वेक्टर यहां पे आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है जी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास ये है, तो इनके दरमियान में एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो फ्लक्स 4 क्या हो जाएगा EA cos of 90 that is equal to 0 because cos 90 क्या होता है जी 0। अब आपने चारों फेसिस से फ्लक्स फाइंड कर लिया। हम देखते हैं जी कि हमारा जो टोटल फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा। टोटल फ्लक्स हमारे पास हो जाएगा जी फ्लक्स टू फेस 1 दैट इज इक्वल टू EA फेस टू 0 था EA एंड 0। टोटल फ्लक्स आपके पास हो जाएगा 2EA। तो ये स्टेप 3 में हमने फ्लक्स थ्रू सरफेस फाइंड कर लिया। अब हमने कंपेयर करना है उसी तरह जो हमारी स्टेप 3 से फ्लक्स था। कंपेयर फ्लक्स फ्रॉम स्टेप 2 विद स्टेप 3। फ्लक्स 2 से हमारा क्या आया था जी? फ्लक्स जो था वो था जी सिग्मा A बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू यहां से क्या आया 2EA। ठीक है जी, हमारे पास A से कैंसिल हो जाएगा। प्रॉब्लम था हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी इंटेंसिटी, तो इसकी इक्वेशन की एक साइड पे करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा जी। तो फ्लक्स थ्रू इनफिनाइट शीट ऑफ चार्जेस हो जाएगा जी 1/2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनाइट शीट ऑफ चार्जेस। अब फ्लक्स हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होगी। ये इसका मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन के लिए मैं यहां पे एक डायरेक्शनल वेक्टर R इंट्रोड्यूस करा दूंगा जी। R हमारे पास शो करवा रहा है इसकी डायरेक्शन, और इसकी डायरेक्शन कहां पे होगी? इसकी डायरेक्शन होगी आपकी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्जेस। जो चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड थी परपेंडिकुलर टू द शीट वो इसकी डायरेक्शन होगी। दैट्स इट।